नरेंद्र मोदी वाराणसी से जीतेंगे ही, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि आंकड़ों के माध्यम से हो चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से जीत दर्ज कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहले हमने देखा कि लगभग 1.5 लाख वोटों के अंतर से वो आगे ही चल रहे थे लगातार। ऐसे में 52,513 वोट से वो जीत गए। इस बार एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी एक ही सीट से तीसरी बार सफलता हासिल करते हुए प्रधानमंत्री मोदी। ये यूपी का पहला नतीजा भी है वाराणसी सीट के थ्रू। ये नतीजा कि किस तरह से पीएम मोदी ने वहां 1.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। तीसरी बार हैट्रिक लगाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जी हां, हैट्रिक लगाते हुए पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के वाराणसी सीट से 1.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से वो जीत दर्ज किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारे साथ हमारे लगातार वरिष्ठ मेहमान बने हुए हैं। रोशन जी, आपकी प्रतिक्रिया 1.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से हैट्रिक बनाते हुए पीएम मोदी वाराणसी सीट से। देखिए, हमें तो उम्मीद थी कि वो रिकॉर्ड तोड़ेंगे जो रिकॉर्ड अभी शिवराज सिंह चौहान ने बनाया है। उम्मीद हमें प्रधानमंत्री की थी। असल में हम कहते जीतना तो आसान सी। पूर्वांचल एक अलग बात है, पूर्वांचल में चुनौती रही है। हाँ। लेकिन प्रधानमंत्री के वाराणसी सीट की बात करें, जिस तरीके का काम किया गया है, जिस तरीके के एक आदर्श सांसद की एक रोल मॉडल स्थापित किया है प्रधानमंत्री ने, उसके बाद ये आंकड़े जरूर लगता है कि भाई ये ज्यादा होने चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि मैं बनारस गया हूँ और वाराणसी का जो प्रधानमंत्री ने काम किया, देखिए वहाँ की सड़कें, अगर आप बनारस घुस जाए तो ट्रैफिक जाम में फंसे रहते थे। अभी आप जाइए कि आपको इजीली आप आराम से आवाजाही कर सकते हैं। क्या रहा अजय राय के पक्ष में कि वो यही मुझे लगता है कि जो माहौल बना, जो सपा और कांग्रेस का गठबंधन था, जो उन्होंने माहौल बनाया और जो यादव वोट और जो वहाँ का उन्होंने सामाजिक समीकरण जोड़ा, उसके कारण मुझे लगता है ऐसा हुआ होगा। नहीं तो प्रधानमंत्री ने जितना काम पूर्वांचल के लिए किया और बनारस के लिए किया, वो तो देखने लायक करना जो है बेईमानी है आम जनता के लिए। कभी कभी ये भी लगता है, मन में आता है कसक आती है, लेकिन भेजा ना जनता, तो वही जनता ने जीतना तो तय था। लेकिन जो मैं सहमत हूँ रोशन जी से कि जो कह रहे हैं जो मार्जिन है, जो हम मार्जिन चाह रहे थे, इस बार पिछले 3.5 लाख का था, ये 5 लाख होता, तो उसको लेकर के वास्तव में एक चिंतन वाली। तो मतलब जो हम ये एक बात लगातार कहते रहे हैं कि पिछले 2 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने देश की राजनीति का रुख मोड़ा और जनता को जातिवाद से हटाकर विकास की ओर लेकर आए, लेकिन ये चुनाव कहीं ना कहीं फिर से उसी बात की आपने जातिगत जनगणना वाली जो बात आई है, वो कहीं न कहीं लोगों को अपील कर रही है। इस पर सभी दलों को आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि देश में विकास चाहिए या जातिवाद चाहिए। ये बहुत बड़ा मसला है, ये छोटा मोटा मसला। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी मुकाम लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं कि हमको विकासवाद को स्थापित करना है, बाकी चीजों को गौन करना, उस पर काम कर रहे हैं। बिहार में उन्हीं पार्टी के साथ आप सत्ता में हैं जो जाति गणना का समर्थन कर रही है। वो समीकरण जो है, लेकिन जातिगत जनगणना को लेकर के जो कई तरह के जो हर एक पार्टी में क्लियर मैंडेट स्थिति नहीं है, भ्रम वाली स्थिति है, तो वो आपको समझना पड़ेगा। हमको उस चीज से आगे निकल के ही बात करनी पड़ेगी। शायद अपने मत के माध्यम से जनता ने जो संकेत दिया है, उस संकेत को पकड़ना जरूरी है। जातिगत जनगणना के जाल से निकलना बाकी है, अभी टाइम लगेगा। दरअसल 2014 के हम चुनाव देखें और फिर 2019 के चुनाव देखें, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इतनी जो सफलता रही कि उन्होंने जितनी जातियां थी, उन जातियों को उन्होंने विकास की तरफ ले गए थे। और 2014 का आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की 71 सीटें बीजेपी ने जीती। कितना बड़ा, जो वहां जातियों में जो लोग सोच ही नहीं सकते थे कि लोग जातियों से बाहर आएंगे, विकास के मुद्दे पे। और इस बार फिर वापस लोग फिर बंट गए, फिर कुछ यादों में बढ़ गए, अपने आप में अप्रत्याशित है। तो ये 2 करोड़ से ज्यादा लोग पिछले 5 महीने में, जिसने कहा कि तो इस बात को भी सामने रखता है ना कुमार राकेश जी कि राम मंदिर के या इस तरह के मुद्दे पर आप चुनाव जीतने का नहीं सोच सकते हैं। कुछ लोग इसके पक्ष में खड़े हो सकते हैं। नहीं, लेकिन ये मुद्दा है। ये 497 वर्ष का जो हमारा गुलामी का जो टीका कलंक था हमारे माथे पे, उसको प्रधानमंत्री ने हटाया। और जिसने कहा भी कि जिसने वो भी जो सिस्टम था, सिस्टम के हिसाब से। क्या अयोध्या को लेकर जब हमने देखा कि सुबह से हम देख रहे थे कि वहां से पीछे चल रहे हैं भाजपा के प्रत्याशी, ये किस बात का संकेत है? वही जातीय समीकरण वाली बात आती है, वही घूम फिर करके। अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल लेना राम मुद्दा भी उसके सामने गौन हो गया। ऐसा लग रहा है कि वो स्वार्थ वाली, जो निहित स्वार्थ वाली राजनीति। राकेश जी, अब ये तो बात हो गई कि जिसने कहा कि जिसने राम को लाया हम उसको लाएंगे जी, और वहां ये स्थिति हो गई। वो सोचने भाजपा के लिए आत्मचिंतन का विषय है। देखिए, बात वही हो गई कि जातिवाद हर चीज पर हावी नजर आया इन चुनावों में, खासकर यूपी के मामले, खासकर यूपी भी, बिहार में तो ज्यादा का नहीं है। सही समीकरणों से आपने जीत हासिल की। आरके सिंह का हारना
अप्रत्याशित नहीं है, या ये जैसे रामकृपाल यादव का हारना भी अप्रत्याशित नहीं बाकी है। MY समीकरण से तो वो जीत रहे हैं ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो अभी 5 सीटों का नुकसान बिहार में दिख रहा है भाजपा को, जिसमें 2 सीटों के बारे में चर्चा है, 3 सीटों को और लेके हम बात करें तो उसमें जो समीकरण है वहां पे नीतीश कुमार, जैसे अभी आपके संवाददाता ने कहा, रोशन जी ने, आपने भी चर्चा की कि वो JDU और BJP उल्टा की बात थी। जैसे विधानसभा में भाजपा को ज्यादा सीटें आई, JDU को कम आई, लेकिन भाजपा ने अपने वादे को निभाया और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। वो वादों की बात थी, समीकरण तो है वहां पे। लेकिन एक बार फिर से मुझे लगता है कि लोगों को समझने की जरूरत है, भारत जैसे जीवंत लोकतंत्र में जहां के प्रधानमंत्री बीते 10 वर्षों से ऐसी बात के लिए दिन रात खपा दिए कि देखिए जातिवादी से हमें आगे निकलना होगा, हमें विकास के रास्ते पे आगे बढ़ना होगा, और एक बार फिर से वही बिहार, फिर से वही यूपी उन्हीं जातिवादी चीजों में फंसी हुई नजर आ रही है। मुझे लगता है एक बार फिर से हमारे देश की जनता को भी इस बारे में सोचने की जरूरत है। हम चलेंगे एक बार फिर से ग्राउंड जीरो पर, हम चलेंगे अब सीधे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। हमारे सहयोगी अजीत द्विवेदी इस वक्त बने हुए हैं। अजीत, मध्य प्रदेश में जो बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड गढ़ रहा है, तमाम सीटें हम जानते हैं मध्य प्रदेश में, एक बार फिर से वही चीजें आंकड़ों के जरिए भी हमें स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है, बीजेपी की बंपर जीत मध्य प्रदेश में। और अगर खासकर इनकी बात करूं, मामा जी की, तो 8.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से वो जीत दर्ज कर चुके हैं। बिल्कुल, देखिए क्लीन स्वीप कर दिया है मध्य प्रदेश में बीजेपी ने, और इतिहास में पहली बार हुआ है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है, यानी कि पूरी की पूरी सीटें जो है वो निर्णायक बढ़त के साथ बीजेपी जीत रही है। और शिवराज सिंह चौहान ने बिरसा लोकसभा सीट को करीब 8.5 लाख के करीब वोटों से जीता है। देखिए बड़ी बात यह है कि इंदौर में 3 रिकॉर्ड बने हैं। एक रिकॉर्ड जो है सबसे ज्यादा वोटों से जीत का बना है, दूसरा बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं वहां पर किसी प्रत्याशी को, और तीसरा वहां पर नोटा को देश में सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। बीजेपी प्रत्याशी करीब 12 लाख के आसपास वहां पर वोट मिले हैं, और ये बहुत बड़ी जीत है, कह सकते हैं देश की सबसे बड़ी जीत इसको कह सकते हैं, जो अब तक जो वोटों की रही है। तो मध्य प्रदेश में लगातार नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, मध्य प्रदेश लगातार नए नए रिकॉर्ड बन रहा है, और पहली बार है कि 29 में से 29 जो सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि जाती हुई दिखाई का मतलब लगभग कंफर्म ही हो गया है, क्योंकि निर्णायक बढ़त जो है वो प्रत्याशियों ने हासिल कर ली। और बड़ी बात यह है कि बड़ी जीत हो रही है, यानी कि भोपाल की जो जीत हुई है वो 2.5 लाख वोटों से हुई है। आलोक शर्मा जो कि पहली बार सांसद का चुनाव लड़ रहे थे। इसके अलावा हम बात करें तो गुना की सीट जो कि हाई प्रोफाइल सीट थी, उसको भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उसको भी निर्णायक बढ़त बना ली है, और करीब वो भी कम से कम 5 लाख के आसपास की वहां पर जीत जो है बताइए हमें, क्योंकि इस वक्त का वोट प्रतिशत ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी को जहां 59% तक का वोट शेयर मिल रहा है, वहीं कांग्रेस को 32% तक की वोट शेयर मिल रहा है। क्या कुछ ऐसी सीटें भी हैं जहां बहुत करीबी फाइट नजर आती रही है? हालांकि सब नतीजे भाजपा के पक्ष में हैं, लेकिन करीबी फाइट जिन्हें मुश्किल से जीत मिली है भाजपा प्रत्याशी को, है कोई ऐसी सीट भी? देखिए अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो जिस तरीके से अभी कुछ समय पहले ही मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे, और वहां पर बीजेपी को अप्रत्याशित जीत मिली थी। 230 में से 163 सीटें जो है बीजेपी ने जीती थी। उसके बाद से अनुमान लगाए जा रहे थे कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजे भी इससे मिलते जुलते हो सकते थे। हालांकि बीजेपी ने यहाँ पूरी रणनीति के साथ में यहाँ पर काम किया। केंद्रीय नेतृत्व ने यहाँ पर बाकायदा पूरी तरीके से यहाँ पर जो स्थानीय नेतृत्व है उसको साथ लेकर यहाँ पर प्रत्याशी को चयन किया। यहाँ पर जो कठिन सीटें थी वहां पर विशेष रूप से यहाँ पर गृहमंत्री अमित शाह लगातार यहाँ पर दौरे करते रहे। और अगर छिंदवाड़ा की बात की जा रही है कि छिंदवाड़ा में विधानसभा चुनाव से ही वहां पर गृहमंत्री अमित शाह वहां पर लगातार दौरे कर रहे थे, और छिंदवाड़ा के किले को फतेह करने के लिए रणनीति उसी समय से बननी शुरू हो गई थी। देखिए 2-3 फैक्टर हैं उसमें, डबल इंजन की सरकार, उसके जो फायदे हैं जो मध्य प्रदेश में वोटर्स को, यहाँ के मतदाता को, यहाँ के लोगों को मिले हैं, वो बहुत बड़ी एक जमीनी हकीकत है यहाँ पर। क्योंकि जब हम यहाँ पर करीब 1 महीने में पूरा इलेक्शन कवर किया है, बहुत ही छोटा सवाल, एक छोटी सी टिप्पणी आपसे चाहूंगा अजीत, जाते जाते कि क्या हम समझे कि इस चुनाव के बाद से जब 29 सीटें बीजेपी ने अपने पाले में ले ली है, ऐसे में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, इनका राजनीतिक भविष्य अब खत्म, जीरो? देखिए अभी मैं प्रभात झा जो कि वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, उनसे मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने एक बात कही कि इन नेताओं को जनता ने नकार दिया है, भले इनकी पार्टियां इनको ना नकारें। यानी कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को जनता ने एक बार फिर से नकार दिया है, और
उनकी पार्टी जो है वो उनको कब नकारती है, देखने वाली बात होगी। तो हम कह सकते हैं कि देखिए इनका भविष्य, क्योंकि 33 साल बाद दिग्विजय सिंह जो है वो लोकसभा चुनावी चुनाव मैदान में आए थे वहां पर, और वो वहां से हार रहे हैं। कमलनाथ उनकी साख लगी हुई थी, प्रतिष्ठा लगी हुई थी, बेटे नकुलनाथ को दूसरी बार वहां उन्होंने उतारा छिलवाया, लेकिन आपका शुक्रिया बहुत बहुत राकेश जी। दोनों नेताओं के एक इमोशनल अपील की थी दिग्विजय सिंह ने कि मेरा आखिरी चुनाव है और आप लोग मुझे जिता के भेजें। देखिए, लेकिन इसमें ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, लीजिए पहले ये बड़ी सुर्खी इस वक्त की। बीकानेर से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी जीत दर्ज कर ली है। बीकानेर से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल के हिस्से आई है जीत, और ये इस वक्त की ब्रेकिंग, क्योंकि लगातार जो रुझान नतीजों में परिवर्तित हो रहे हैं उन्हें हम आपके सामने रख रहे हैं। तो ऐसे में बीकानेर से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने जीत दर्ज की, और राजस्थान में हालांकि इस बार भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है, लेकिन केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अपनी सीट को बचा रख पाने में सक्षम रहे हैं, और उनका जो काम रहा है वो भी बोलता है, क्योंकि हम जानते हैं कि बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल इस सीट के साथ वो जुड़े भी रहे हैं, और बीकानेर एक गढ़ भी माना जाता रहा है भारतीय जनता पार्टी का। ऐसे में अर्जुन राम मेघवाल की यहाँ से जीत दर्ज हुई है। यहाँ पर आगे भी चर्चा जारी रखेंगे, उससे पहले यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप देखते रहें जनादेश। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझकर